अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और बात कर लेते हैं दो आज जो सानहे हुए हैं, वाकयात हुए हैं, दो हियरिंग्स हुई हैं, एक पेशावर हाई कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सन वाला मामला था जो कि हमारे यहाँ अरसे से है। इसके ऊपर सभी दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन पूरा कोई कर नहीं पाता। आज हमें यह भी पता चल गया है कि एक कमीशन भी तरतीब दी गई है। उस कमीशन को हेड जस्टिस जो है फॉर्मर जावेद इकबाल साहब, जो कि नैब के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो फेस नहीं केस नहीं फेस देखते हैं, वही वाले। और उन लोग को अभी तक ना कोई केस मिला है ना कोई फेस मिला है, और मिसिंग पर्संस अभी भी बैठे हैं प्रेस क्लब के बाहर सर्दी में। और ऑफ कोर्स लेकिन नून लीग ने बलूचिस्तान के लिए 142 कोई लोग जो है पार्टी के लोग 142 सीटें वो वहां से क्लेम कर रहे हैं, 142 बलूचिस्तान से। लेकिन बलूचिस्तान के जो इस वक्त मामलात हैं उन पर उनकी कितनी नजर है और कितनी गिरफ्त है वो देखना बाकी है। साथ साथ हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में जो एक सिंगल डिवीजन बेंच ने फैसला दिया था, जो सिंगल जज थे उन्होंने उस वक्त पीटीआई का लिफ्ट कर दिया था, जो कि बैन था उनका सिंबल, उनका बल्ला। लेकिन अब ये नजर आ रहा है अगेन आज कुछ अजीब ही मामला हुआ, क्योंकि एक दफा फिर से एक सिंगल बेंच के दूसरे जज बैठे और उन्होंने इस केस का जो लिफ्ट था उसको, मतलब जो लिफ्ट पहले लिफ्ट हटा दिया था वो वापस लिफ्ट कर दिया और उनको वापस बैन कर दिया। अब ये बैनिंग और लिफ्टिंग में मैं कुछ खुद कंफ्यूज हूं, लेकिन अभी बल्ला निशान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कयादत। और वो कह रहे हैं हमारे पास और प्लान भी हैं, अगर ये भी वहां पे भी इसी तरह का फैसला आया तो फिर देन वी हैव समथिंग एल्स इन द ऑफिंग एंड दैट वी विल टेल यू when the time is right। अब इस मामले में हम एक और चीज देख रहे हैं, जरताज गुल साहिबा पेशावर हाई कोर्ट पहुंची हुई हैं, उनकी गिरफ्तारी शायद मतलूब है। फिर आनन फानन अब देख रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी पहुंच गए हैं। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब अभी समाअत कर रहे हैं एज वी स्पीक, और सीसीपीओ और एसएसपी को भी बुला लिया गया है, उनसे भी पूछा जा रहा है। जरताज गुल साहिबा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वो खुद पेश ना हो सकी थी, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। अब वो पेशावर हाई कोर्ट में है, पुलिस बाहर खड़ी है, वो बार बार कह रही है मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। कोई 2 घंटे 2.5 घंटे से ड्रामा चल रहा था, अब इसका शायद इख्तितामी सीन हमारे सामने आ जाएगा। उसके अलावा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें बिलावल भुट्टो को नॉमिनेट कर दिया गया है जरदारी साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, और सबने इसकी तायीद की है। और भी कुछ अहम फैसले होंगे, जैसे जैसे हमें डिटेल्स मिलेंगी हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त हम अपने पैनल का आपसे तारुफ कराते हैं। अज़मा बुखारी की तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया अज़मा, आपने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं जहांगीर जदून साहब, क्योंकि थोड़ा सा लीगल मैटर है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मिसिंग पर्सन में तो हम बाद में आते हैं, लेकिन बल्ले के निशान पे हम पहले आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तकलीफदेह मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये बात तो तय है कि उनके जो कागजात नामजदगी है उनके जमा भी हुए हैं, कुछ मुस्तरद भी हुए हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कुछ नहीं हुआ है। और अब ये सिंबल पहले एक बेंच या सिंगल जज जो होते हैं वो 4 घंटे की समाअत के बाद, आर्ग्यूमेंट के बाद, वो इस बैन को लिफ्ट करते हैं, फिर दूसरे जज आकर इस बैन को दोबारा से लगा देते हैं। तो ये आपकी दानिश में समझ आता है कि जब 9 के लिए इन एनी केस एक डिवीजन बेंच ने सुनना था ये मामला, तो ये आज कुछ अनहोनी हुई। देखें, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ज़रा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जब 2017 में ये पॉलिटिकल जो इलेक्शन एक्ट का पास हुआ था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। तो उस वक्त एक प्रपोजल आई इलेक्शन कमीशन से कि आप जो आपके इंटरनल इलेक्शन होते हैं इंटर पार्टी, उसमें इलेक्शन कमीशन को सुपरवाइजरी रोल दे दें कि हम भी देख सकेंगे पॉलिटिकल पार्टी किस तरह इलेक्शन कराती हैं। तो कोई भी क्रॉस द बोर्ड किसी पार्टी ने भी ये बात एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, हमें देखने दें, आप जो जिस इलेक्शन की आपकी आनी जिम्मेदारी है वो आप कराएं। बहरहाल उसमें एक चीज़ है कि अभी इलेक्शन एक्ट जो 2017 के, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हर पार्टी जो है अपना इलेक्शन कमीशन में जमा कराती है। तो इलेक्शन कमीशन उसमें देख सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनका अब आपके जो पाकिस्तान का दस्तूर है उसके साथ कोई अपोज नहीं है या उसके अगेंस्ट तो कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। तो फिर इसमें देखें इन्होंने इलेक्शन करा दिए, अब इलेक्शन में इनके अपने लोग चले गए, हम और आप तो नहीं गए कि इनकी पार्टी या कोई पार्टी नहीं गई कि इनकी पार्टी इलेक्शन, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये कह भी नहीं सकती कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं है हमारे ठीक है। इस तरह ये इनके अपने इंटरनल मामलात हैं, उनको अपने आइन के मुताबिक करने चाहिए। अब इसमें जब ये एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सेटिस्फाइड हो गया तो उनके पास ऑप्शन ये थी, इलेक्शन कमीशन जो समझता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि चलें जी वहाँ पे रिव्यू फाइल करते हैं। तो रिव्यू में हुआ ये है कि जो पहले जज साहब थे वो, क्योंकि आजकल विंटर वेकेशन थी, या तो उनकी ड्यूटी आज कल नहीं थी अपने पेशावर हाई कोर्ट में, ये किधर और स्टेशन पे चले गए, अब्टाबाद बनू भी होता है और डी खान भी। तो फिर दूसरे जज साहब ने सुना तो दूसरे जज साहब ने कोई 3-4 रीज़न दे के वो ऑर्डर रिकॉल कर लिया है।
अब दोनों पार्टी के पास ऑप्शन है आगे भी जाने के, तो लगता है इसका बैट का फैसला आखिर में सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो हालात मुझे लग रहे हैं इसमें यही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है इसका फैसला करेगी। अब आ जाते हैं मिसिंग पर्सन वाले मामले पर। तो 2 हफ्ते के लिए तो अर्जन कर दिया गया है मामला, लेकिन 10 दिन में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी तलब की है कमीशन जो ये बनाया गया है मिसिंग पर्सन का। अज़मा, ये कमीशन जब बना और इसको हेड कर रहे हैं जावेद इकबाल साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो क्यों इतने शोहरत याफ्ता हैं, लेकिन ये भी फरमा दीजिएगा कि आप हुकूमत में आएंगे। आपने ऑलरेडी 142 सीटें मैं सुन रही हूँ कि क्लेम कर रहे हैं आप बलूचिस्तान असेंबली में। तो ये बलूचिस्तान के एक्चुअल मिसिंग पर्सन वाला मामला हो, मरियम नवाज साहब पहले भी बहुत सारी ओकेजन्स में मैं नजर आई, जब हजारा वाला एक मामला सामने हुआ था तब भी वहाँ मौजूद थी, जब उनके तलबा का मसला था तब भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन आज पाकिस्तान इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर ये बैठे हुए हैं तो वहाँ पर मरियम साहब नहीं है। क्या ये फिट नहीं करता इलेक्शन सिंबल के हिसाब से या इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से कि बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस को भी अपना एक मामला बनाया जाए सिवाय ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के? बहुत शुक्रिया सना। देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जो 142 नाम आए हैं ये सिंध असेंबली की जो बलूचिस्तान असेंबली की प्रोविंशियल असेंबली है उसके नाम है, और उसके साथ जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं उनके नाम है। तो ये दोनों असेंबलीज को मिला के ये 142 नाम है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मिसिंग पर्सन का ताल्लुक है, बिल्कुल वो इस मुल्क का एक बहुत पुराना और बहुत एक टची सब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन मिसिंग पर्सन्स के बीच में एक लाइन है, बहुत थिन लाइन है, बहुत डेलिकेट लाइन है, जिसको देखा जाना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जो लापता है लेकिन उनका ताल्लुकात किसी प्रोहिबिटेड तंजीम के साथ या किसी ग्रुप्स के साथ बताए जाते हैं, उनके साथ क्या मामला हो जो लोग शक शुबे की बुनियाद पर उठा लिए जाते हैं, लेकिन अगर उनके पास उनके खिलाफ कोई वो नहीं है तो उसके ऊपर क्या। इसके ऊपर बिल्कुल आप दुरुस्त कहती हैं, आने वाली पार्लियामेंट जो है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनानी होगी। उसमें तमाम सिक्योरिटी इदारे जो है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, बिकॉज ये सिक्योरिटी के मामला के साथ इस इशू को लिंक किया जाता है, और बैठकर एज ए स्टेट फैसला किया जाए कि लापता करने की बजाय जो लोग रियासत के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, रियासत के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ रियासत को एज ए होल क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और ये यकीनन आने वाली पार्लियामेंट को ये काम करना होगा। करना तो बहुत कुछ होगा क्योंकि इलेक्शन पे सबकी नजरें जमी है, लेकिन उम्मीद सब सुप्रीम कोर्ट से लगाए बैठे हैं। बल्ले का निशान हो तो सुप्रीम कोर्ट शायद वापस दिला दे। तो इस पे आपकी क्या राय है अज़मा? क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल इस तरह से ले लेना आपको लगता है कि जमहूरियत की कोई खिदमत करना होता है? 86 में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देखा, तलवार थी, फिर उनको तीर मिल गया, लेकिन अभी भी उनको ऑप्शन दिया जाएगा या बल्ला ले लेना आपको लगता है कि इलेक्शन से बाहर करना एक ही चीज है? नहीं, देखो, दो मुख्तलिफ चीजें हैं सना। एक तो बात यह है कि एक ऐसी जमात जो अपने आप को सियासी जमात कहती है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट जो है वो सियासी बिल्कुल ना हो, वो एक दहशतगर्द तंजीम की तरह बिहेव करे, तो क्या ऐसी जमात को पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने की इजाजत होनी चाहिए? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो ये है कि वो सियासी जमात जो है वो पहले भी बहुत सारे कारनामे फरमा चुकी हो, लेकिन उसके बाद अब भी जब इलेक्शन करीब आ रहा है, कभी वो 1971 की मिसालें देकर पाकिस्तान की कौम के अंदर जो है वो इस तरह पैदा करने की, उनको खौफजदा करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ अब तो उन्होंने सोने पर सुहागा ये किया है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने जेल से IMF को खत में लिख दिया है कि वो जो है वो अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो वो पाकिस्तान के जो है वो IMF के साथ होने वाले मुआहदे को जो है वो ओन नहीं करेंगे। अब इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की साजिश में इन्वॉल्व हो रही है, उसको क्या इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल नहीं रही, लेकिन मजे की बात है कि बिजताज गुल साहिबा जो है वो पूरे का पूरा पेशावर हाई कोर्ट इस वक्त जो है वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठी है, और रातों रात जो है वो चीफ जस्टिस को आना पड़ता है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने। और ये भी याद रखिए कि वो खातून जो है इश्तिहारी है इस वक्त पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है, उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म हो चुका है, लेकिन वो इस वक्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को जो है वो अपनी जागीर समझ कर वहां पर जो है वो दंदना रही है, और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये है कि इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया
वो जी हमारे पेपर नहीं जमा होने दे रहे, हमारे वो आरओ जो है उनके ऑफिस बंद है। और अभी फैफन ने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की, अगर आपकी नजर से गुजरी हो, कि उसके मुताबिक 2013 में जो इलेक्शन हम जीते थे, उस इलेक्शन के अंदर जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की जो शरह है वो 14% थी, और इस दफा जो है वो 12% है। तो ये कहना कि जी तारीख में पहली दफा हो गया है हमारे कागजात, देखिए कि कोई नाम भेजना है, अगर किसी के कोई जो है मैटर्स पेंडिंग है, अब ये जो इश्तिहारी है सारे जो इनकलाबी है इश्तिहारी, जो 9 मई का कारनामा करके उसके बाद छुपे हुए हैं, इनको कौन से पाकिस्तान के कानून के तहत जो है वो शेल्टर भी मिलना चाहिए, जरताज गुल को भी अबूरी जमानत भी मिल जानी चाहिए, और उसको जो है वो इलेक्शन भी लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस तरह कहाँ होता है, कौन से मुल्क में होता है ऐसे? नहीं, इस मुल्क में ये होता है ना आजमा साहबा कि हमें एक फुटेज नजर आती है जिसमें ड्राइविंग सीट पर अंदलीब अब्बास साहबा है, पैसेंजर सीट पर खदीजा शाह हैं। वो अंदलीब अब्बास साहबा इस्तेकाम पाकिस्तान में चली जाती है, खदीजा शाह पे तीसरी एफआईआर कट जाती है, वो अभी भी जेल में है। तो ये तो हमें सबको पता है। तो एक जेल में नहीं है, क्यों नहीं क्रिएट वो जेल में नहीं है, उनको भी रिहा कर दिया गया है, माशाल्लाह अपने घर पे है। अच्छा चले, ये ठीक है। अगर मगर बहुत बाद में घर पे गई है अज़मा, सबके साथ तो ये नहीं हुआ। मुराद राज साहब जियो फेंसिंग में उनका नाम नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, नहीं होना चाहिए। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा, जिसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये कागजात नामजदगी, तो फिर कागजात नामजदगी जो है रिटर्निंग अफसरान के पास जाके एहतजाज कीजिए, फिर उनको भी मत आने दीजिए फील्ड में। नहीं, इन्होंने नहीं किया ना, इन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया ना, अंदलीब ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए भाई। मरियम साहिबा के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग अफसरान तक एतराज पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे शहबाज शरीफ साहब के कराची वाली सीट पर एतराजात रिटर्निंग अफसर तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को क्या चीज रोकती है कि आप रिटर्निंग अफसर के पास जाके कहें कि 9 मई के साने में मुब्तला है और ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनको आप इलेक्शन ना लड़ने दें? क्योंकि 2620 कागजात नामजदगी उनके अप्रूव भी हुए हैं, यानी कि 2620 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग मौजूद होंगे और सिर्फ 624 रिजेक्ट हुए हैं। तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि जी अज़मा जी एग्जैक्टली आप दुरुस्त कह रही हैं। और हमारे देखिए एज ए पार्टी पॉलिसी तो हम किसी को ना टारगेट करना चाहते हैं, ना हमारा कोई मसला ABCD जो मर्जी हमारे सामने खड़ा हो, हमें किसी से डर नहीं लगता। लेकिन लोकल लेवल के ऊपर हमारे जो लोग हैं वो जिस उम्मीदवार को समझते हैं कि वो उनके पेपर ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उन्होंने किए भी होंगे। लेकिन ये लोग तो रियासत के मुजरिम है सना, इनके खिलाफ कोई ना भी जाए तो क्या जो है वो अदालतों को, रियासत को मालूम नहीं है कि ये इश्तिहारी है? उनके पास उनके खिलाफ जो है उनके ID कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। अब जरताज गुल जो जिसके ऊपर 9 मई का मुकदमा है, मेरा सवाल ये है, इस वक्त पेशावर हाईकोर्ट के जैसे सब क्या सुन रहे हैं बैठ के कोर्ट में? ये कौन सा कानून है कि एक इश्तिहारी जो है वो उसने पूरी यरगमाल बनाया हुआ इस वक्त पूरे पेशावर को, और वो चंद गुंडों की शक्ल में पता नहीं वकील है या कौन लोग हैं वो, और वो सामने जो है वो सेंसिटिव एक घर भी है, एक इमारत भी है, वो उसका घेराव करके बैठे हैं। ये चलेगा इस मुल्क में? चलें, अब हमारे साथ महजब, बिल्कुल आप गैर महजब बात है या महजब बात है, इस पे बात करेंगे। आबिद जुबैरी साहब ने ज्वाइन किया। आबिद जुबैरी साहब, ये सवाल का जवाब अगर आपसे ले लूं, क्योंकि इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर उनको आना पड़ गया पेशावर हाई कोर्ट के, और वो मोहम्मद इब्राहिम खान साहब अब ये केस सुन रहे हैं। जरताज गुल साहबा 2-2.5 घंटे से वहां पर मौजूद थी, पुलिस उनको एज इश्तिहारी अरेस्ट करना चाहती है, वो राहदरी जमानत के लिए वहां पर मौजूद है और जस्टिस साहब आ गए हैं अब से कुछ देर कबल, और अब ये मामला चल रहा है, समाअत जारी है। ये कौन से कानून में होता है कि एक इश्तिहारी के लिए चीफ जस्टिस जो है वो तो खुद तशरीफ लाएं इस वक्त पे? जी, ये सवाल है अज़मा का भी और मेरा भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता कि वो इश्तिहारी हैं, लेकिन जब थोड़ी सी मैंने, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देर से ज्वाइन किया, जो बात हो रही थी कि 9 मई में जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ज़्यादातर आप देखिए वो मिलिट्री कोर्ट मार्शल में उनके केसेस चल रहे हैं, और स्टे जब से सस्पेंड हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाय इंटर कोर्ट अपील, तो उनका फैसला वो अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ लोग ज़्यादातर लोग गिरफ्तार हैं। और देखिए ये बात सुप्रीम कोर्ट ने और कई फैसले हैं कि आदमी अगर एब्सकॉन्डर भी है,
अगर वो, तो उसका हक होता है कि वो कोर्ट पहुंच के अपने लिए बेल करे। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो चीफ जस्टिस तो यहाँ हाई कोर्ट आ गए, लेकिन यहाँ हमारी तारीख में इस तरह के भी केसेस हैं कि कोर्ट्स में उनके घरों पे जाके, कोई जज हमेशा जज होता है, तो चीफ जस्टिस या कोई किसी को मार्क कर दें तो आपको कोई अर्जेंसी का केस होता है तो वो अपने घरों पे भी सुन लेते हैं, या तो अदालत में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आप जस्टिस हमूदुर रहमान थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने सिगरेट की पन्नी पे स्टे दिया था रेलवे स्टेशन पे, वो कराची से इस्लामाबाद या आ रहे थे 70s में। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इश्तिहारी हो या कोई हो। इश्तिहारी पहले बाद डिक्लेयर हुआ है, उसके खिलाफ सेक्शन 87 88 की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, लेकिन कोई भी आदमी, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट कि इश्तिहारी है तो वो कोर्ट का अप्रोच करे कि मैं जिस कोर्ट में मुझे तलब किया जा रहा है कि वहाँ तक मुझे पहुँचने का मौका दिया जाए। ये हमारे जूरिस्प्रूडेंस है। इसमें ये कह देना कि अदालतें क्या कर रही हैं, ये बिल्कुल इस तरह की बात अच्छी नहीं होती कि आप कानून की जो दायरा इख्तियार है अदालत का, ये आपने देखा इमरान खान साहब के केस में ही वो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट के केसों के हवाले दिए हमारी तारीख से, जहां एक आदमी जब अदालत के अंदर आ जाता है तो वहां से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि वो उसकी एप्लीकेशन वहां पेंडिंग हो। तो ये बहुत चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, जिन लोगों ने अगर जुर्म किया है उनको उसकी सज़ा दे, लेकिन कानून के हिसाब से। जी सना, मैं इस पे एक बात, एक अपनी रहनुमाई जो है वो चाहती हूँ। अगर जुबैरी साहब फरमा दें कि एक उनके खिलाफ बिल्कुल ये सारी कार्रवाई हो चुकी है 51 लोगों के खिलाफ, और उनकी जायदादें जो है वो भी सीज करने का हुक्म जो है वो जारी हो चुका है, इनके ID कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मोहतरमा जो है वो आज ही तशरीफ लेके गई हैं पेशावर हाई कोर्ट में, और उनकी जिद ये है कि मैं इस पेशावर हाई कोर्ट से बाहर नहीं जाऊंगी, आज के आज अदालत सजे और वो मुझे सुन ले। मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये अब उनकी डिक्टेशन के ऊपर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट फिक्स करेगी, और वो जो है वो वहां पे बैठी है कि जी मैं बैठी हूँ, मुझे जो है वो अभी के अभी दारी जमानत मिलेगी तो मैं जा रही हूँ, वरना मैं यहाँ बैठी हूँ। We can hardly hear you. Zubair sahab, एक मिनट, let us fix your audio. I'm sure you have something important to say. Let us just fix your audio. हमारे साथ मौजूद हैं आबिद जुबैरी साहब, हमारे साथ मौजूद है जहांगीर जदून साहब और अज़मा बुखारी साहिबा भी हमारे साथ हैं। और हम बात कर रहे थे यही ज़रताज गुल साहिबा, और सवाल अज़मा का ये आखिरी सवाल था आबिद जुबैरी साहब से, उनकी रहनुमाई चाह रही थी, उसी सवाल पे वापस जाते हैं। आबिद जुबैरी साहब, अज़मा ये पूछ रही हैं कि ठीक है, ये रूल्स और प्रोसीजर तो समझ में आता है कि राहदरी ज़मानत के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये 2-2.5 घंटे से एक हॉस्टेज लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देना कि अब भी आके सुने और फौरी सुने, वरना मुझे यहाँ से ये लोग अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लेंगे, और अदालत में आके अपने आप को जैसे ओनरशिप ले लेना उस जगह की और हॉस्टेज ले लेना एक सिचुएशन को, आपको लगता है दैट इज फीजिबल, दैट इज अलाउड? देखिए, हर इंसान का हक है कि वो कानून तक उसकी रसाई हो। जब आप एक अदालत में पहुंच गई हैं और फिर वहाँ आप दरख्वास्त करेंगे तो जज की सवाबदीद है कि वो आके सुने। अब वो जज साहब आके उन्होंने सुना है केस तो ठीक है, वो सुन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। हर इंसान का उसका बुनियादी हक है कि उसको आर्टिकल 10A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको उसके बुनियादी हुकूक उसको अकॉर्डिंग टू लॉ करें। अब जो हालात इस मुल्क में चल रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और कि आपको बेल, अब ये देखिए, इनसे पूछिए कि हर केस कितने ख़वातीन ऐसी हैं जिनको कई दफ़ा बेल मिल चुकी है मुख्तलिफ अदालतों से, उनको बाहर से निकलते ही उनको गिरफ्तार कभी कोयटा ले जाया जाता है, कभी ये इस तरह से होता है। ये ख़ुद भी इनकी जिस जमात से हैं उस्मा बहन, उनकी जमात के साथ भी, और पीपल्स पार्टी, हमने देखा सारे सियासी लीडरान या उनके वर्कर्स के साथ ये हो चुका है। कहना चाह रहा हूँ कि आप बेशक आप उसको नापसंद करें, उनको आप उनकी मुखालफत करें, लेकिन कानून के हिसाब, कानून के उस पर आप, मेरे ख्याल से आप सबको एक साथ होना चाहिए कि सबको अगर किसी ने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कभी आप देखिए सिस्टम क्या है कि कभी आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है आप ताहयात नाअहल हैं,
फिर आपकी सारी, फिर कुछ अरसे के बाद फिर आपकी सारी चीज़ें अलाउ हो जाती हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर किसी को कानून का हक है, वो भी गलत था तो बाद में भी चीज़ें इस ठीक है, तरह लेकिन बातें मैं साहब ये वाला जो समझता हूँ मामला ये है हमारी ये जमहूरियत के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला, फिर आप ये भी जरा समझा देंगे पेशावर हाई कोर्ट में कुछ रोज कबल जो फैसला दिया था, आज उस फैसले को ओवरटर्न करने का क्या मकसद था? और अगर वो 9 तारीख को एक डिवीजन बेंच ने सुनना था बल्ले के निशान वाला मामला, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी आज उसको टर्न कर देने की? तो ये भी सवाबदीद है। मुझे नहीं, देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए सिंगल जज का फैसला था क्योंकि डिवीजन बेंच अवेलेबल नहीं है पेशावर में। आज भी सिंगल जज ने फैसला किया, उन्होंने कहा कि उसको सुने बगैर नहीं किया, उन्होंने उसको रिव्यू को अलाउ करके उनका ऑर्डर वापस ले लिया कि उसका अफेक्ट हो रहा है। उस पर हमें किसी को, आपको किसी वकील को लीगल ऑब्जेक्शन हो सकता है कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो 9 तारीख का इंतजार कर लेते, उस दिन फैसला होता है, हो सकता है वो ऑर्डर उनका अपहोल्ड हो जाता है ECP का, दोनों पार्टियों को सुन के। लेकिन उन्होंने, जज साहब ने 4-5 वजूहात दी अपने उस ऑर्डर में और कहा कि जी इस वजह से ये सही नहीं है। एक वजह जो उन्होंने बात की वो 4th पॉइंट है या 5th पॉइंट, अगर आपके पास वो ऑर्डर है प्लीज़ आप देखिएगा, मेरे सामने नहीं है। उसमें उन्होंने एक बात की कि जी इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ये सारा इशू हो जाएगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो सवाल लीगल पॉइंट है ये इसके अंदर, इस केस के अंदर, कि इस शेड्यूल होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने क्यों फैसला दिया उनसे बल्ले का निशान लिया? उनके नेचुरली मेरिट्स पे जब बात होगी, अभी मेरिट्स थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो 4 पॉइंट्स कहे उसमें एक ये था। फिर हाई कोर्ट का उन्होंने एक बात कही मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कि इंटरिम ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए उन्होंने कहा कि जी इसका ये देखना होगा कि ये एक पेशावर का फैसला है पाकिस्तान। मैं जो एक लीगल पॉइंट है, ये बैठे हैं सब वकील हैं आपके सामने बड़े आला, इनसे पूछे, इनको भी बात मालूम है कि आप जो फेडरल कोई अथॉरिटी होती है जैसे ECP ऑपरेट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान में तो किसी हर हाई कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन है, आप जाके उनका ऑर्डर चैलेंज कर सकते हैं। 10 अथॉरिटीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात पे। तो ये बातें जब आप आएंगी 9 को या सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चैलेंज करेंगे, हो सकता है वहाँ बात आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इशू आ सकता है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, पहले वहाँ से आप फैसला कराइए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो आखिर अब उन्होंने रिकॉल कर लिया, वो उनकी सवाब दी थी, अब वो उसको चैलेंज करेंगे, वो उनका कानूनी हक है। ठीक है, जदून साहब आपका मैं जानना चाहूंगी इस पर तासुरात ये ज़रताज गुल वाले मामले पे। लेकिन एक और जो आज तजवीज़ दी एतजाज़ एहसन साहब ने, अगर आप ज़ाहिर है वो कोर्ट प्रोसीडिंग देख रहे होंगे, तो उसमें बार बार लग नहीं रहा था कि किसी को भी फेथ है ना। आमना साहब को लग रहा था, जो जंजुआ मिसेस जंजुआ हैं वो, ना उनको कोई फेथ नजर आ रहा था कमीशन में, ना जो दूसरे वकील थे ना उनको कोई फेथ नजर आ रहा था। तो एक एतजाज़ एहसन साहब ने एक तजवीज़ दी कि ऐसा क्यों ना हो क्या एक सिटिंग जज इस कमीशन को हेड करे, क्योंकि जो फॉर्मर जजेस होते हैं उनके पास वो पावर नहीं होती और उनकी सुनता कोई नहीं है। ये एक बड़ा अजीब मामला है, शायद सच भी हो। आप इस तजवीज़ को कैसे देखते हैं और ज़रताज गुल वाले केस को? ये देखें, जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का इशू है, इस तरह बाकी भी आप भी खुद भी इस पे समझते हैं, बड़ी नज़र रखती हैं। ये बड़ा सीरियस इशू है और बड़ा कम्प्लेक्स इशू भी है। इसमें जिस तरह जो जस्टिस इकबाल साहब हैं उनकी मतलब वो कैपेसिटी नहीं है, या वो मतलब आपने देखा कितनी ख़वातीन ने बयान दिया है कि हम जहाँ पे गई हैं तो हमें तो हरासमेंट हुई है। उनका कोई कैरेक्टर बड़ा शेडी है, उसमें तो कोई उन पर बिलीव नहीं कर सकता। जो उनकी परफॉर्मेंस थी एज ए चेयरमैन नैब, और अभी भी जो उसकी है उनका कैरेक्टर जो है वो उस पर बड़े शुकुश बात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग वहाँ पे पेश हुए हैं, जो ख़वातीन ने आके स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक, और फिर तोयबा गुल वाला जो किस्सा था, इसके मतलब उनका तो ये इस कैपेसिटी के बंदे ही नहीं है कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस में कमीशन ये कुछ कर सकें या इनके पास हो। अब ये बात कि जी एक्टिंग से सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कर सकती है, ये सीरियस इशू है ना, इसको लेना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करें कि जो बंदे देखें ना बेगुनाह कानून के मुताबिक अगर उनकी कुछ सजा बनती है या उन्होंने कोई ऑफेंस किया है तो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करें। तो और अपनी जो एविडेंस ने, प्रोसिक्यूशन का काम है केस साबित करना, अभी जज का काम तो नहीं केस साबित करना, जज तो एविडेंस के बेस पे फैसला करेगा। तो अगर वो कोई समझता है कोई इदारा, अब अफसोस ये है ना कि ना इदारों को हमारी अदालतों पे यकीन है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अदालतों पे यकीन है कि अदालतें जो है फैसला, उधर वो कहते हैं जी अगर कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है तो अदालतें उसको छोड़ देती हैं, या कोई विटनेस आता है तो वो खौफ की वजह से शहादत नहीं दे सकता। अब प्रोटेक्शन जो विटनेस एक्ट भी बन चुका है कि जी आप विटनेस जो है किसी आप स्क्रीन के पर्दे से या वीडियो लिंक के जरिए से करा सकते हैं। तो ऐसी कोई डिजिटल या फोरेंसिक साइंसेस के जो भी थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए। सो फार तो अभी तो हमारी एजेंसियाँ इस काबिल भी नहीं है कि कोई प्रॉपर से फिंगरप्रिंट भी दे के अदालत में पेश कर सकेंगे ये फलाने बंदे के फिंगरप्रिंट्स है। तो डेफिशिएंसी तो है। तो
तो ये साथ साथ ही एलओजी के सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस मसले को सीरियसली टेकअप करे तो ये हो सकता है जिस तरह आज उन्होंने कहा जी स्टेटमेंट ले लें अटॉर्नी जनरल से जी के आने के बाद कोई नहीं उठाया जाएगा। आप देखते हैं क्या गारंटी देती है सिटिंग गवर्नमेंट है कि जी इसके बाद कोई बंदा जो है वो उठाया नहीं जाएगा। आप उठाएं ज़रूर लेकिन उसको अदालत में लेके आएँ, अदालत में लेके आएँ जी उसके खिलाफ ये चार्जेज़ हैं। तो ये तो एक मैं समझता हूँ इसमें ये बात है। तो दूसरी जो जरताज गुल साहबा वाली बात है, देखिए जो 9 जिस तरह अभी आपने बात की है मैं उस बात से इंडोर्स करता हूँ कि जिसने ऑफेंस किया है और अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाए उसको छोड़े बिल्कुल गलत है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। तमाम बंदे जो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, हाँ सेट ऑफ एक्यूज्ड हैं, किसी ने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया है, किसी ने बेट किया है, किसी ने इंसाइटमेंट की है, तो उनका डिफरेंटली आप ट्रीट कर सकते हैं कि जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन थी किसकी थी। तो अब जो बेल का मामला है वो देखें कोर्ट के पास होती है डिस्क्रिशन। ये तो ऐसे मामला भी हैं कि जो PMLN की खवातीन को भी बहुत उस वक्त जो थी और ऐसे ऐसे मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूं कि ये कैप्टन सफ्तर पे 24 FIR हुई हैं। एक दफ़ा वो पेशावर हाई कोर्ट में बैठे हुए थे तो बाहर से पता चला जी कि आप बाहर आएंगे तो एक और FIR है वो आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां फेस कर चुकी हैं, लेकिन रिलीफ भी इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उस वक्त भी कोर्टों ने रिलीफ दिया है और अब भी अगर कोर्ट मेरिट पर रिलीफ बनता है तो वो दे सकती है। अब ये बात लगता है कि जी रात को आना या दिन को आना तो ये भी जज की डिस्क्रिप्शन है, उसको कोई घर से नहीं ला सकता। अगर वो ना आना चाहे तो कहिए जी आप सुबह के लिए केस फिक्स कर दें। तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादा असल में PTI का एक मैं आगे भी किसी चैनल पे ज़ुबैरी साहब भी साथ थे, अगर 10% का केस होता है ना तो ये इसको 80-70 के एंगल पे लेके जाते हैं कि जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। भाई आप अगर स्कैंडल थी तो आप पहले आ जाती, इलेक्शन तो अभी 1.5 महीना इसकी प्रोसीडिंग हो चुकी है, आप पहले आगे जमानत करा लेती। ये तो आपको जो बंदे इश्तिहारी हैं आप देखें ना, आप जो बंदा सामने नहीं आना चाहता इश्तिहारी है और उसको आप पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है उसका हक बनता है करे, इश्तिहारी आपको कानून को फेस करें। झूठा केस होगा खत्म हो जाएगा, सही केस होगा आपको सजा हो जाएगी। ठीक है जदूल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आबिद भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके हमने आप सब सारी चीज़ों के ऊपर आपका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की, बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा लेट्स काउंट डाउन टू पॉलिटिक्स। हम ये सुन रहे हैं कि आज ज़रदारी साहब खुद लाहौर में मौजूद हैं, ज़रदारी साहब भी आ गए हैं और उसके अलावा ये भी चमगोइयाँ हो रही हैं कि ये जो 4 सीटें हैं जो कि ऑलरेडी काफली की नेशनल असम्बली में हैं वो सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, मज़ीद सीटें काफली को मिल सकती हैं। अब ये किसकी ज़रूरत है, नून लीग की या काफ लीग की? और हमें याद है कि चौधरी सरवर साहब भी बहुत एक्टिव थे इसमें, मगर वो फिर अब आजकल कहाँ हैं। और हमारे पास साथ हैं आज़मा। जी अज़मा मैं जानना चाहती थी ये जो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला हो रहा है और NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कंटेस्ट करेंगे लाहौर की सीट से, आपको लगता है कि कांटेदार मुकाबला होगा और काफ लीग की ज़रूरत है कि वो आपके साथ एडजस्टमेंट करे या आपकी ज़रूरत है कि आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे? उनकी तो शायद बहरहाल 4 सीटें हैं नेशनल असम्बली की। देखो सना, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करनी चाहती कि किसको किसकी जरूरत है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात ये कर सकती हूँ कि यकीनन हमारे लिए एक तकलीफ है, एक टेंशन है, बिकॉज ये उन पार्टियों को सूट करती हैं एडजस्टमेंट, जिनके पास कैंडिडेट ना हो तो आप जो है वो किसी को भी उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर हमारे पास एक एक सीट के ऊपर 8-8, 10-10 उम्मीदवार हैं और तमाम कैपेबल लोग हैं, पुराने लोग हैं जो पार्टी पे सिंबल पे कंटेस्ट करते हुए आए हैं। अब उनको जो है वो साइड पे करके उनके दूसरी पार्टी के लिए एडजस्टमेंट करना यकीनन एक मुश्किल काम है और उस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन इसमें ये बात भी अपने तौर पर दुरुस्त है कि जो बेसिकली चौधरी शुजात साहब की फैमिली जो है वो थे तो मुस्लिम लीग नून ही, और उन्होंने जो एक फैसला हमारे से अलहदा होकर एक पार्टी बनाने का किया, लेकिन मेरे पिछले 16 महीने की हुकूमत में उनका इत्तेहादी होना, उनका साथ पार्टी के साथ देना, ये यकीनन एक उनके साथ हमारी ये एक ठीक है, चौधरी साहब से मुलाकात हुई थी, जरदारी साहब की कुछ रोज निकल आएगा कुछ अरसा कब, मगर कुछ अरसा कब जरदारी साहब भी मिले थे ना चौधरी शुजात से इसी मामले पर, इसी एडजस्टमेंट के मामले पर, तो कोरा आपके नाम का निकला होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम का नहीं निकला? नहीं, वो निकल नहीं सकता ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास है क्या उनको देने के लिए? पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट पूरे कर ले तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए जो है वो। और जहां तक आपने बिलावल साहब के इलेक्शन की बात की तो बड़ी अच्छी बात है, उनका हक है, उनका मुल्क है, वो मुल्क के किसी भी हिस्से से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी, मैं सुनना चाहती हूँ कि बिलावल साहब का विजन क्या होगा पंजाब के लिए, लाहौर के लिए, वो
ऑफर करेंगे। वो क्या कहेंगे कि वो कराची जितनी तरक्की कराएंगे लाहौर के अंदर, और वो ये बताएंगे कि सिंध को जो है वो जो लैंडमार्क तरक्की उनके 15 साल के दौरे हुकूमत में मिली है, वही तरक्की वो पंजाब को दिलाना चाहते हैं और इस विजन के साथ वो लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि लोग जो है वो पंजाब की तरक्की कराची की तरह की और सिंध की तरह की चाहते हैं या बाकी वही पंजाब की तरक्की जो शहबाज शरीफ ने उनको दी है वो उस तरह की तरक्की चाहते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आपका अज़मा साहिबा। बिलावल क्या कहेंगे और किस तरह से वो वोटर्स को वो हम देखेंगे। अज़मा आपने साथ दिया, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी, पहले हमने ये डिस्कस किया कि आज सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स के मामला बहुत सीरियस है, इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और क्या किसी मैनिफेस्टो में, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में इसको कहीं पे भी मद्देनज़र रखा गया है या नहीं रखा गया है, या ये वही इशू है जिसके ऊपर सोशली हम बात करेंगे लेकिन एक्चुअल में हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है और सब कुछ अगर अदालतों नहीं करना है और इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है तो फिर हम वोट किसको देने जा रहे हैं और क्यों देने जा रहे हैं। ये सवाल तमाम उन लोगों के लिए जो सियासत में अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं और जीतने का इरादा भी रखते हैं। ये सवाल उनके लिए है कि आपने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के हर सूबे के लिए क्या सोचा है, आपने वो जो कर्जे हैं वो कैसे वापस करने हैं, आपने क्या सोचा है। ये बहुत हो गया कि इसके साथ मिला लें, इसको इससे निकाल लें, इधर से 4 सीटें इधर से ले लें, उधर से 2 सीटें ले लें। इक़्तिदार की भूख में क्या हम एक्चुअल में अब जो अवाम की भूख है, जो एहसासात जो उनके मुतासर होते हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, दैट्स समथिंग टू बी thinking about. Or thank you for watching today. We will see you tomorrow.